अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर अली आसराना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले तहलका खेज खबर की बात करते हैं। इस्तीफ़ों के मामले पर PDM में इख्तलाफात खुलकर सामने आए। आज इस्लामाबाद में PDM का अहम इजलास हुआ। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। आसिफ अली जरदारी ने इजलास से धुआंधार खिताब किया। असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, हमने पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए, पार्लियामेंट से इस्तीफे देने से गवर्नमेंट मजबूत होगी, इसलिए पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत पे असम्बलियों को नहीं छोड़ेगी। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर जदोजहद करने और एक साथ जेल जाने का पैगाम देते हुए ये मुतालबा किया कि अगर आप जंग के लिए तैयार हैं तो वतन वापस आना होगा, आप वतन वापस आएँ, हम अपने इस्तीफे आपको जमा करवा देंगे। मरियम नवाज ने अपने वालिद की तरफ से जवाब देते हुए ये वाज़ेह किया कि नैब की तहवील में नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा है, उन्हें जेल में 2 हार्ट अटैक हुए हैं। आसिफ जरदारी गारंटी दें कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। मरियम नवाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के खिलाफ थी, लेकिन नून लीग ने इत्तफाक राय के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत की। अब इस्तीफों पर अमल दरामद होना चाहिए। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आज जो कुछ PDM के इजलास की सूरत हाल है आपके सामने है, क्या ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है कि PDM की राहें जुदा हो सकती हैं? देखें, PDM कुछ भी कर सकता है और अभी जो मेरे पास इतलात आ रही हैं वो तो यही हैं कि चूँकि आसिफ अली जरदारी ने रिज़ाइन देने से साफ इनकार कर दिया है, तो ये जो PDM 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करने जा रही थी, शायद उसे मौखर कर दिया जाए और आसिफ अली जरदारी से फिर बातचीत की जाएगी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की खबर अभी हमने दी कि उन्होंने भी गिले शिकवे किए कि अगर यही करने हैं तो मेरी पार्टी और मेरी फैमिली की भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, हमने भी बड़े काम किए हैं, लेकिन जब 9 जमातें इकट्ठी हैं तो 10वीं जमात को सबका साथ देना चाहिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी बड़ी क्लियर बात कर चुके, तो नज़र यही आ रहा है कि वो इसको फ़िलहाल तो रखेंगे इंटैक्ट PDM को और बातचीत का रास्ता फिर इन बड़े इजलासों की बजाय लीडरशिप बराह रास्त बात करके करेगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि ये ना इंतखाबी इत्तेहाद था, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद था और है, और वहाँ पे ये मुत्तफ़िक हैं। लेकिन जहाँ पीपल्स पार्टी की अपने ऊपर आंच आ रही है कि वो सिंध हुकूमत की, क्योंकि स्टेक तो उनका है ना सिंध गवर्नमेंट का। हमारे फैसल भाई मुसलसल कहते होते हैं कि सारा काम ठीक हो जाएगा अगर ये सिंध गवर्नमेंट छोड़ दें, तो वो नहीं छोड़ने जा रहे, और उसी की वजह से और फिर उनके अपने केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी वो लग के फारिग हुआ केस, 10 मार्च को शायद वो डीलिस्ट हुआ कि उनके केसेस सिंध को वापस कर दिए जाएं। तो आसिफ अली जरदारी के बड़े स्टेक्स हैं, वो सियासत करना चाहते हैं और उनको पता है कि GDA से वो 2018 में तभी जान बचा पाए थे जब वो नवाज शरीफ के खिलाफ मुसलसल खुल के आए थे और GDA का इत्तेहाद रास्ते में रह गया और सिंध गवर्नमेंट फिर पीपल्स पार्टी को मिल गई। तो अब वो उसी दोराहे पे खड़े हुए हैं कि अब अगर वो जिस तरह नवाज शरीफ और फजलुर रहमान चाह रहे हैं कि चाहे वो पिंडी मार्च करना है या इस्लामाबाद और धरना देना है, वो उससे बचना चाह रहे हैं, और उससे बचने के लिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब के कंधे के ऊपर बिल्कुल सामने बंदूक रख के कह दिया कि जनाब आप तशरीफ़ लाएँ। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मिसालें दे दी, 2007 वाली भी और 1986 वाली भी। तो वो तो नवाज शरीफ नहीं आ रहे और ना ही फ़िलहाल आने का कोई इम्कान है कि वो इनकी बात मानेंगे। ज़ाहिर है कि फिर पार्टियां तो 2 बड़ी हैं और तीसरी फजलुर रहमान साहब हैं, फिर पार्टियां गिनने में 10-11 मौजूद हैं, लेकिन वो 1-1, 2-2 सीट की हैं और वो सब अपने अपने ये, क्योंकि ये किसी और मफाद में नहीं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे इकट्ठे हुए और इनको जिला बख्शी इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस ना आ सकी और पंजाब के अंदर जो बैड परफॉर्मेंस आई, उसने इन सब को पब्लिक में तक़वियत दी, जलसे भी बड़े हुए और नून का बयानिया पंजाब में और ज़्यादा शिद्दत से क्लियर हो गया। फिर मज़ा आ गया जब अचानक यूसुफ रज़ा गिलानी आए भी और जीत भी गए, उससे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की आवाज़ ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन आसिफ अली जरदारी कोई ये जो जैसे वो कहते हैं ना, कोई दीन ईमान की लड़ाई तो नहीं हो रही है, तो जमहूरियत की जंग है, अपने अपने इक़्तिदार की जंग है। तो उन्होंने वो मुतालबात रख दिए कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना नवाज शरीफ आएंगे तो ना हम इस्तीफ़े देंगे, और फिलहाल इस काम को आगे चलाया जाए और बात को आगे बढ़ाया जाए। अब क्या बढ़ेगी, किस तरह होगा, कोई कमेटी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट को एक फ़ायदा, वक्ती फ़ायदा ज़रूर हो गया है कि वो जो प्रेशर में थे, इमरान खान साहब ने इसे बड़ा सीरियस लिया हुआ है। आज उन्होंने बड़ा सारा दिन इसी काम पे गुजारा है। शेख रशीद को भी बुला के इंस्ट्रक्शन किया, आप फ्रंट होकर लड़ना है, PDM को तू बतू जवाब देना है, किसी बंदे ने पीछे नहीं हटना। मीडिया टीम की वो मीटिंगें कर रहे हैं, कल भी की, आज भी की, मार्केटिंग की पॉलिसी बन रही है मीडिया की कि कैसे हमने ठीक करना है।
असल बात यह है कि गवर्नमेंट को अगर रिलीफ मिल रहा है तो वो आवाम की तरफ कैसे आएगी। जो असल इशू इनका है इनको वो देखना चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ को तो जाहिर है यही जंग उन्होंने लड़नी है, वो आपस में तकसीम होकर लड़े या अलग अलग लड़ें, क्योंकि सारी पार्टियों का एक ही है कि इमरान खान चूंकि उनके साथ बात नहीं कर रहे, कोई रास्ता नहीं बन रहा और ना पार्लियामान में चल रहा है ना बाहर हो रहा है, तो ये लड़ाई बहरहाल हुकूमत के सर पर सवार रहेगी। हुकूमत इसे कैसे देखती है वो अलग बात है। बहरहाल PDM फिलहाल मुअस्सर होता हुआ आगे मुझे नजर नहीं आ रहा। जी अयाज खान साहब, जरदारी साहब ने एक बात तो क्लैरिटी से कह दिया कि साढ़े लो इनकार ही समझो, और कोई नई बात नहीं की उन्होंने कि जो मेरे लिए हैरत का बायस बनी हो। नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो बहुत शुरू में उन्होंने कह दिया था कि अगर तहरीक चलानी है तो नवाज शरीफ साहब को आके यहाँ लीड करना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए कि जी वो नैब में ख़तरा है। मतलब लीडर फिर इस तरह थोड़ी सोचते होते हैं जो आज मरीम नवाज साहब अपने वाले साहब के हवाले से बात कर रही थी। लीडर तो फिर सब कुछ वो छोड़ देता है अपने, वो उसके पे जी ठीक है मैंने लीड करना तो फिर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उनकी अपनी सियासत है, वो इसी सियासत को ठीक समझते हैं। पहले भी उन्होंने वो चूँकि जद्दा जब गए थे तब भी उनकी यही सियासत थी। और मैं जब लोग बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब को हुर्रियत पसंद करार दे रहे होते हैं कि जी वो हो गए हैं, तो मैं हमेशा यही कहा करता हूँ कि नहीं, नवाज शरीफ साहब वही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये तलखी आया करती है जब इक़्तिदार से वो जाते हैं, तो इनमें तलखी शुरू से आती है और उसके बाद फिर वो राह तलाश कर रहे होते हैं कि कहीं बात हो जाए। और उसके बाद अब एक बात तय है, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस इत्तेहाद में शामिल, पीपल्स पार्टी और PMLN, ज़ाहिर है दोनों ने अपनी अपनी सियासत भी करनी है। ये तो नहीं हो सकता कि कोई दूसरी सियासत से मुतासर होकर दूसरी पार्टी की और उसकी उस पर चलना शुरू कर। पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हमें पहले दिन से पता है, वो सिंध गवर्नमेंट वो क्यों छोड़ेंगे। आज अगर फ्रेश इलेक्शंस भी हो जाएं तो मुझे आप ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी को ये यकीन है कि नेशनल लेवल पे उनकी सेंटर में गवर्नमेंट बन जाएगी, या ये जो मेजॉरिटी उनके पास है इस वक्त सिंध में वो दोबारा मिल जाएगी? नो, इसका जवाब सिंपल नो है। तो फिर क्यों आसिफ जरदारी साहब इनके लिए इस्तीफे दे के आ जाएं? अब जब पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी तो यकीनन PMLN के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इस्तीफे देने हैं PMLN ने और उसके बाद तो फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी निकल जाएगी तो ज़ाहिर है फिर तो ज़िमनी इलेक्शन कराना आसान हो जाएगा। तो उसमें क्या आप ये समझती हैं कि PMLN पीपल्स पार्टी के लिए रास्ता छोड़ देगी, क्योंकि PTI का मुकाबला तो पीपल्स पार्टी कर रही होगी फिर पंजाब में? तो क्या ये पॉसिबल है कि PMLN एक इनको वॉक ओवर दे दे कि पीपल्स पार्टी और PTI में से कोई फिर जीत रहा हो? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्तीफों का मामला तो अब ख़त्म ही समझें और इसका मौखर होने का भी पूरा चांस है। तो आज PDM आज की तारीख में मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है और ना होने के बराबर नज़र आ रही है। कल को इसमें दोबारा जान पड़ जाए तो मैं नहीं कह सकता। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें, दुआ में हमेशा ये बात कहता रहूँगा, PDM में इंतशार है, पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं है और आज उन्होंने खुल के विदा कर दी। नंबर 1, एक और बात ये कि सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सही। आपकी कोई ऑडियो में इशू है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी शकील अंजुम साहब, आप तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि PDM में कोई इख्तिलाफात नहीं होंगे, बल्कि आने वाले दिनों में स्ट्रांग होती नज़र आ रही है और होगी, लेकिन ये आज फिर क्या हुआ? बस करें, इतना नहीं करें। दुआ ये सूरत हाल आप देखें, दुआ सूरत हाल जो है सियासत में वो तब्दील होती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और खान साहब ने जो है वो इसका मसला भी हल कर दिया और इसको यू टर्न का नाम दे दिया कि यू टर्न ले लिया जाए। तो लीडर जो है वो यू टर्न लेते रहते हैं जहां उनका जो फ़ायदा हो उसके मुताबिक। तो इस वक्त आप ये कह लें कि PDM की एक जमात ने यू टर्न ले लिया है, लेकिन अभी जो है फैसले होने बाकी हैं। अब जब इजलास ख़त्म होगा उसके बाद जो हतमी बातचीत होगी उसका आके ऐलान करेंगे फजल रहमान साहब। और मेरी जो इतला है वो ये है कि मौलाना साहब शदीद गुस्से में हैं। एक तो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो उनके उम्मीदवार को कम वोट मिले, वो पूरी चार्जशीट तैयार करके आए। मौलाना गफूर हैदरी ने खुद भी वहाँ पर गिले शिकवे किए। और फिर जो PDM के इजलास की खबरें लीक हुई हैं उस पर भी मौलाना गुस्से में हैं और उन्होंने जो शेरी रहमान है उनका मोबाइल फ़ोन भी लेकर एक साइड पर रख दिया है। उनका शायद अंदाज़ा या शक किया है कि वो खबरें लीक कर रही हैं वहाँ पर बैठकर। तो रहा सवाल, देखें सियासत के अंदर जब भी कोई ना कोई चीज़ होती है, जब कोई इत्तेहाद बनता है तो उसमें तमाम जमातें जो हैं उनका अपना अपना स्टेक होता है।
तो पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध की स्टेक होल्डर है, बड़ी जमात है, वहाँ पर उनकी हुकूमत है और इसके अलावा उन्हें ये पता है कि सिंध ही उनका सिंध कार्ड है जिसकी बुनियाद पर वो किसी भी किस्म की बारगेनिंग कर सकते हैं। अब तक जो भी जरदारी साहब ने गेम की है या बारगेनिंग की है वो सिंध कार्ड के ऊपर ही की है और सिंध गवर्नमेंट के ऊपर की है। तो लिहाजा वो सिंध गवर्नमेंट, अगर उन्हें ये यकीन हो जाए कि उनके इस्तीफे देने से गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी और फिर नए इलेक्शन हो जाएंगे, तो शायद वो फौरी तौर पर इसका फैसला करें और ऐलान भी कर दें और इस्तीफे दे दें। लेकिन क्योंकि उनको ये इम्कान दिखाई नहीं दे रहा कि इस्तीफे देने के बाद जो है फौरी इलेक्शन हो जाएंगे, और दूसरा जो है फिर मियाँ साहब जो है वो हर बात जो है अपनी मनवाना चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि तब्दीली का जो नो कॉन्फिडेंस है वो पंजाब से शुरू की जाए। और उसके लिए आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने जैसे ही वो सेनेट के गिलानी साहब जीते, इलेक्शन की रात ही फैसला हो गया था कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस आएगी, और जो अगले दिन बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि पंजाब से तब्दीली का आगाज़ होगा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जो है वो ये चाहते हैं कि नहीं, तब्दीली जो है पंजाब से नहीं होनी चाहिए बल्कि मरकज़ से होनी चाहिए। और फिर जरदारी साहब जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही पर कंसेंसस उनका है कि उन्हें जो है पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए, लेकिन नवाज शरीफ इस पर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये चाहते हैं कि तमाम जो बातें हैं उनकी मानी जाएं। तो इसलिए ये नेचुरल सी चीज़ें हैं, इस किस्म के बयानात आना और इस किस्म का रिएक्शन आना। जाहिर है जब आप सारी बातें अपनी मनवाना चाहते हैं और दूसरी जो जमातें आपके साथ हैं, जो एक मेजर स्टेक होल्डर भी हैं, बड़ी जमात भी हैं, एक सूबे में हुकूमत भी है, सेनेट में भी वो मौजूद है, वहाँ पर भी अक्सरियत है, तो इसके बावजूद भी आप ये कहते हैं कि जो आप पॉलिसी दें उसी को मनवान कबूल किया जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि ये काफ़ी मुश्किल है। इसलिए जो है इस किस्म की बातें होती रहेंगी, लेकिन बात यह कि पीडीएम मौजूद है और उनका लॉन्ग मार्च पर कंसेंसस मौजूद है तमाम जमातों का। आप देखेंगे कि लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई इख्तलाफ सामने नहीं आएगा, लॉन्ग मार्च होगा। और रहा सवाल इस्तीफों का, तो इस्तीफों के हवाले से पहले भी पीडीएम डिवाइड थी और अब भी डिवाइड है। पहले बातें ओपन नहीं थी, अब उन्होंने ओपनली कह दिया। तो मेरा ये ख्याल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ेगा एक बात से कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि आवाम को किस तरीके से जो है वो आवाम के मसाइल को हल करना है और मईशत को खास तौर पर। हुकूमत वालों भी इनकार ही समझो। हाँ, दोनों तरफ से इनकार ही समझे। ब्रिगेडियर साहब जी, आप कीजिएगा प्लीज। देखें, जो मैं हमेशा से कहता था कि पीडीएम का जो है वो ये नहीं उस तरह चल सकेगा जो है, और वही आज बड़ा क्लियर सामने आ गया कि पीपल्स पार्टी ने, आसिफ जरदारी ने बड़े क्लियर बाशवाब अल्फाज में नवाज शरीफ साहब को और पीडीएम को कह दिया कि कहाँ उन्होंने ठीक काम नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि पहाड़ों में नहीं फैसले, हम असेंबली में फैसले करते हैं। सेकंड, आपको आना पड़ेगा, हमने 14 साल गुजारे हैं जेल में, आपने अवाम के लिए क्या किया है, सैलरी आपने नहीं बढ़ाई है, मसाइल आके हल किए जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग मार्च का भी उनका अपना नुक्ता नजर है कि आप इसके बजाय ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ये क्लियर बात हो गई। तो आई थिंक अगर आप ओवरऑल देखें तो इस वक्त बहुत सिचुएशन जो है पीडीएम के लिए बहुत ही खराब हो गई है। ये एक किस्म की ऑलमोस्ट इनकी जो मोमेंटम था वो बिल्कुल खत्म हो गया। मौलाना फजल रहमान की बॉडी लैंग्वेज आप देख लें, उससे आपको अंदाजा हो जाता है। और साथ ही साथ अब वो क्लियर कर दिया उन्होंने कि वो पीडीएम के साथ नहीं है, ना वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, वो असेंबली में फैसला करना चाहते हैं। और फिर एक और बताएं कि अगर हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अब कन्विंस करे पीडीएम इनको, पीएमएलएन को और मौलाना फजल रहमान को, जी आप भी इस्तीफे ना करें और असेंबली में आए, बैठ के बात करें, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस्तीफा अगर ये सिंगल हैंडेड जाते हैं कि हम वजीफे इस्तीफा दे देंगे, फिर इनको ये इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कि शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी हालत में भी इस्तीफे मानेंगे और इसमें क्लियर डिवाइड नजर आ जाएगी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज। तो एक ये बड़ी सीरियस सिचुएशन हो रही है। इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन को डाइल्यूट करने के लिए शायद अल्टीमेटली पीएमएल असेंबली में आए और लॉन्ग मार्च को फिलहाल वापस कर दें। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बट वन थिंग इज क्लियर कि नाउ पीडीएम का मोमेंटम का खत्म हो गया और इस वक्त पीटीआई को कैश करना चाहिए कि एक ओपन डायलॉग करें, ठीक है, इनवाइट करें और उसके बाद देखें कि अपोजिशन क्या रिस्पॉन्स है। सही जी। फैसल हुसैन साहब, चलो देखिए, जो हमारे बड़े भाई आमिर भाई जो आज बातें कर रहे हैं, 6 महीने से हम इनको यही तो बातें सारी समझा रहे थे,
लेकिन कभी हमारा मजाक उड़ाते थे, कभी हम पे गुस्सा करते थे, लेकिन आज सारी वही बातें कर रहे हैं जो हम 6 महीने से इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। जो कराची में पीपल्स पार्टी PDM का जो सरबराही इजलास हुआ था, उसमें जो प्रेस उन्होंने पीपल्स पार्टी ने जो जराए से खबर लीक की थी कि नवाज शरीफ साहब पहले आ जाएं, बिलावल साहब ने बात कही है, तो उस पर एक आमिर साहब ने एक लतीफ़ा भी सुनाया था। आमिर साहब याद है लतीफ़ा? दोबारा सुनाएंगे? आज तो मौका भी है, महल भी है। आप बात कर लें, आपको जवाब देता हूँ, आप अपनी बात करें। नहीं, मैं लतीफ़ा आपने सुनाया था ना इस मौके पर, मैंने कहा आज तो नहीं आपको लतीफ़ा बनाऊंगा, आप ही को बनाऊंगा, करें ना। सही है फैसल साहब, आप कंप्लीट कर लें, फिर उनसे ले लेते हैं आपका जवाब। मैं तो इसलिए कह रहा था कि वो लतीफ़ा सुनाया था ना एक लतीफ़ा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप ही को लतीफ़ा बना दूंगा। सही है फैसल साहब, आप कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। देखिए, एक तो ये मैं आज आमिर साहब की सिर्फ एक बात से इख्तलाफ करूंगा, बाकी सारी बातों से मैं इनकी मुतफिक हूँ, बल्कि मैं मुतफिक नहीं हूँ, बल्कि मैं जो बातें करता था उनसे आमिर साहब आज तक मुतफिक हो गए। सिर्फ एक बात रह गई है कि इन्होंने कहा कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद है। ये हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद कभी भी नहीं था। ये इत्तेहाद जो है हुकूमत को जो है इस्तेकाम देने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए, उसकी बुराइयों पे, कमजोरियों पे, उसकी नाअहली पे, उसकी नालायकियों पे पर्दा डालने के लिए जो है ये इत्तेहाद का जो है सारा PDM का जो है वो ड्रामा किया गया था। इससे ज़्यादा फ्रेंडली अपोजिशन जो है किसी भी हुकूमत के हिस्से में आई नहीं है जितना इस हुकूमत ने जहाँ जहाँ वोट देने की जरूरत पड़ी हुकूमत को, इसी अपोजिशन ने जो है हाथ बांध के जो है हुकूमत के हक में जो है वोट इस्तेमाल किए। पे कौन सा ये हुकूमत जो है ये मुखालिफ जो है इत्तेहाद, तब जो पीपल्स पार्टी को जो असाइनमेंट दिया गया था उसने आज पूरा असाइनमेंट करके जो है इत्तेहाद की बोटियां बना के जो है वो हवाले कर दी है हुकूमत के। बोला इसका कीमा जो है बाकी आप खुद ही बना लो, तो अब कीमा बनना इसका जो है रह गया। इत्तेहाद वॉक अगर वो धरना होगा या क्या क्या लॉन्ग मार्च होगा तो अलामती होगा, ड्रामेबाजी होगी। प्रैक्टिकली तौर पर जो है इस अब इत्तेहाद में जो है वो कुछ बचा नहीं है। वही बात आप समझ लीजिए, जब मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ, दो बातें दोबारा कह रहा हूँ। एक तो जिनकी हुकूमत है उन्हीं की अपोजिशन है, फिर आज साबित हो गया। जिन्होंने पीपल्स तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन में मैनेजमेंट की थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए मैनेजमेंट की थी, फिर साबित हो गया। तो अब बहरहाल सब चीजें साबित है। दीवारों का लिखा हुआ हमारे दोस्त अगर नहीं पढ़ पा रहे थे तो हम क्या कर सकते? इतना नन्ना काका तो कोई भी नहीं था ना। अगर नवाज शरीफ साहब ने और फजलुर रहमान ने अपनी कामयाबी की सारी हिकमत अमली जरदारी साहब के फैसलों पर बनाई थी, तो इनको तो फिर सियासत ही छोड़ देनी चाहिए कम से कम। सही जी। आमिर साहब क्विकली आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें, फिर मैं इलियास साहब की तरफ आऊंगी। लतीफा वही वाला वो फैसल साहब का चूंकि मैंने नाम ले दिया था ना, तो वो ना बंदा इतरा जाता है। मैंने लफ्ज़ नहीं कहा, बंदा इतरा ही जाता है क्योंकि मैंने इनका नाम ले दिया था। तो अब मैं क्या कहूँ कि भाई मेरे आपको तो अपनी बात स्टार्ट से लेके एंड पे बदलनी पड़े। मैंने आपको कह दिया है जो मैंने कहना था, और आपको अपनी बात एंड पे नहीं याद रहती मैं स्टार्ट कहाँ से हुआ था और मैं किसके हक में हूँ, किसके खिलाफ हूँ। हमने हमेशा वही बात की जो आज भी की। सही जी। ब्रिगेडियर साहब, आप भी कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल देखें, अभी बड़ा क्लियर हो गया है, कभी भी PMLN की सियासत बहुत डाउन हो गई है। इसलिए कि जरदारी साहब बहुत नाराज थे सेनेट में PMLN के। आज आमिर भाई की किसी बात का बुरा नहीं मानना है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम उनको, इसलिए भी वो नाराजगी थी। और सेकंड उन्होंने खुल के बताया। मैं आपका दुख समझ रहा हूँ। आई थिंक इस वक्त इनको चाहिए कि जरदारी साहब ने यकीन करें मुल्क के मफाद में, पानी पिए, पानी शाबाश के लिए, दुश्मन के नैरेटिव को डिफीट करने के लिए उन्होंने बात की है। हम सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सही है जी। इलियास साहब, देखिए ये लॉन्ग मार्च के जो आज PDM के इजलास से देखा जा रहा है कि जो इनमें आपस में जो इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, इसका यही ना हाल हो गया जैसे लाहौर में जो जलसा हुआ था उसमें जो इनकी गैदरिंग थी, इनकी जो पार्टिसिपेशन थी पार्टियों की, इसमें ना होने के बराबर थी और जलसा कहा जा रहा था PDM का नाकाम हुआ। इसी तरह लॉन्ग मार्च के भी अब देखें 16 तारीख हो गई और इसके लिए जो तैयारियां इनकी आज जो कर रहे हैं किस तरह करें। इससे तो अच्छा मौलाना फजलुर रहमान ने अकेले ने लॉन्ग मार्च कर दिया था पूरे मुल्क में, इतनी ज़्यादा रश था। लेकिन आज देखें वो आपस में जो हैं सारे एक दूसरे से जो भी है इनके अपने अपने मुफादात हैं सबके, ये आपस में एक नहीं। गवर्नमेंट को टफ़ टाइम देने का जो वक्त है, गवर्नमेंट के लिए जो करना चाहते हैं, अगर ये आवाम के लिए करना चाहते हैं तो टफ़ टाइम देना चाहते हैं तो ये आपस में मुत्तहिद हों। लेकिन आज देख लें एक पार्टी एक इधर चली गई, बाकी किधर चली गई, क्योंकि उनके अपने स्टेक्स हैं। सारे अपनी पार्टीज़ अपने देख रही हैं फ़ायदा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को तो ये है कि गवर्नमेंट को गिराना है, जबकि पीपल्स पार्टी को है अपना गवर्नमेंट को रखना है अपना सिंध में, उनके पास सिंध कार्ड है। तो ये जो तमाम सूरत हाल है उस वक्त तक क्लियर नहीं होगी जब तक ये पार्टियां मुत्तहिद नहीं होंगी। अब तो लॉन्ग मार्च भी होता डिले होता देख रहे हैं, या जो भी है आज की जो सूरत हाल है
कि इसमें क्या आपस में देखें। सेनेट के इलेक्शन में भी आपस में इख्तलाफ रहे, उधर भी खुल के आगे कि वोट जी हमारे उम्मीदवार को नहीं डले। अब ये जो काफ़ी जो गुच्छियाँ हैं जो उलझ गई हैं, इसको सुलझाने के लिए आपस में इनको आपस में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते या जिस तरह मुस्लिम लीग नून अपना मौक़िफ़ नहीं पेश करें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो वापस नहीं आना, क्योंकि जब तक उनके लिए हालात साजगार नहीं होंगे इस वक्त। क्योंकि अभी देखिए कल परसों इजलास करके कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब ना आए, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह का कुछ इस तरह का ड्रामा किया जाएगा। तो ये सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी वाले भी अपने लगे हुए हैं कि जी अपना वो चाहते हैं कि हमारी हुकूमत बरकरार रहे, या उनको जो कोई फ़ायदा नज़र आएगा तो तब ये जाके मुत्तहिद होंगे। ये वरना इसी तरह PDM के इजलास चलते रहेंगे, आपस में देख लें। अब ये वीडियो लिंक के ज़रिए आपस में आके एक बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं चलें। कोविड का भी ख़तरा है इनको, लेकिन जो लोगों का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये इस वक्त भूल गए हैं कि लोगों की जो मुश्किलात का सामना है, महंगाई का जो, उस पर वो उस तवज्जो नहीं है। इनकी तवज्जो है कि गवर्नमेंट को गिराना है और ख़ुद को जो बेसिकली ये जो कहती गवर्नमेंट वो ठीक है रही, गवर्नमेंट को इस टाइम फ्री कर दिया है इन्होंने, गवर्नमेंट की जो परेशानियां वो सारी ख़त्म कर दी हैं कि जी ये मुत्तहिद नहीं हो रहे। तो जब तक ये आपस में इख्तलाफात नहीं अपने बुलाएंगे, आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। ये जिसको कहते हैं पंजाबी में नूरा कुश्ती, तो ये नूरा कुश्ती गवर्नमेंट में, क्योंकि उनसे अपोजिशन नहीं हो रही, उनसे गवर्नमेंट नहीं हो रही, दोनों ही चल रहे। सही है जी, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा है, क्या अपोजिशन वज़ीर आज़म की इलेक्शन रिफॉर्म्स की ख्वाहिश को संजीदा लेगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। हमारा जो मैनुअल सिस्टम है इलेक्शन का, इसको हम कितनी जल्दी मशीन के ऊपर ला सकते हैं ताकि कोई भी जमात ये ना कह सके कि धांधली हुई है इलेक्शन में। वैसे तो आपने देखा ही है कि एक तबका है जिसने मानना ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ PDM की जो मीटिंग हो रही है, ये सारे बेचारे जो हैं वो बैठे हुए हैं, सियासी यतीम बैठे हुए हैं, इन्होंने तो कोई बात माननी नहीं है। हमारा मकसद ये है कि अवाम का जो एक नुक्ता नज़र है उस हवाले से पता हो कि अब जो इलेक्शन हैं वो साफ और शफाफ हुए हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने डस्का के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करने की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और वाज़ेह किया है कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात को यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे। दोबारा इलेक्शन तो होगा, देखना यह है कि चंद पोलिंग स्टेशन पर या पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराना है। गवर्नमेंट ने मुल्क में शफाफ इलेक्शन के लिए एक बार फिर कोशिशें तेज़ कर दी हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को नागुज़ीर करार देते हुए इस पर काम तेज़ करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का भी फैसला सामने आया, जिसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन की यकसा नुमाइंदगी रखने पर इतफाक़ किया गया है। गवर्नमेंट की जानिब से अपोजिशन को इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की गई और इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने जल्द अपोजिशन से मिलने का फैसला भी किया है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है, क्या अपोजिशन वज़ीर आज़म की इलेक्शन रिफॉर्म्स की ख्वाहिश को संजीदा लेगी आपके ख्याल में? ये PTI गवर्नमेंट की बहुत कमजोरी रही है और मैं हमेशा इसको तनकीद करता हूँ कि PTI गवर्नमेंट ने नेशनल असेंबली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। दिस इज़ द राइट टाइम, इनको सिंसियर एफर्ट करनी चाहिए। नेशनल स्पीकर जो नेशनल असेंबली के, उनको ये इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि हर हालत में अपोजिशन को और गवर्नमेंट की बराबर कमेटी बनाएं, मेंबर्स बनाएं और उसमें ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें, बायोमेट्रिक सिस्टम जो है उसमें बात करते हैं, उसकी बात करें। इवन आई वुड से कि नैब की अगर करना चाहते हो और अगर अभी इसको नहीं छेड़ना चाहते तो नैब को साइड कर दें, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूर बात करें सेनेट के लिए, तमाम इलेक्शन के लिए, ताकि आइंदा के लिए ये भाम खत्म हो जाए कि क्या अपोजिशन इंटरेस्टेड नहीं है या गवर्नमेंट और दोनों मिले हुए इस टॉपिक के ऊपर, किसके इंटरेस्ट में किसके इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन ये वन फॉर ऑल खत्म होना चाहिए। ब्लेम, काउंटर ब्लेम खत्म कर दें। डिपेंड करता है कि इस वक्त PTI की गवर्नमेंट कितना स्ट्रॉन्ग सिंसियर तरीके से इसको असेंबली में लेके जाती है, और असेंबली में जाने का मतलब है अगर इस पर ऑपोजिशन मान जाती है तो मेरे ख्याल में एक नई रिकन्सिलिएशन शुरू हो जाएगी और लोग इवन ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च के बजाय वो जाना शुरू कर देंगे कि चले हम असेंबली में फैसले करें। और ये एक जमहूरियत के लिए बहुत ही अहम चीज़ है और इससे आगे के लिए आइंदा के लिए ये प्रॉब्लम हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। जी फैसल हुसैन साहब। देखिए, इंतखाबी इस्लाहत तो होनी चाहिए क्योंकि ये ऐसा हमारे मुल्क का एक इंतखाबी निज़ाम है जो आम आदमी की जो है वो
पार्लिमानी इदारों में जो है या अवामी इदारों में जो है रसाई को उसने जो है वो नामुमकिन बना दिया। सिर्फ ताकतवर लोग, बासद लोग और पैसे वाला आदमी जो है वही इलेक्शन लड़ सकता है और वही इलेक्शन जीत सकता है। सिर्फ पैसे वालों में जो है वो इलेक्शन का मुकाबला होता है। लेकिन जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का ताल्लुक है, ये प्रैक्टिकली तौर पर इस वक्त तो बहरहाल पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जो है ये 100% कहीं भी जो है वो कामयाब नहीं हुआ, अमली तौर पर जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान में तो बिजली के बहुत सारे मसाइल हैं, नेट की सर्विस के बहुत सारे मसाइल हैं, तो देहात और गांव तो बहुत दूर की बात है। जो पाकिस्तान के शहरी इलाके हैं उसमें भी ये प्रैक्टिकली तौर पे जो है मुमकिन नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इंतखाबी इस्लाह जरूर होनी चाहिए। अपोजिशन को चाहिए कि अच्छा वक्त है 2023 का, अगर इलेक्शन नई इंतखाबी इस्लाह के साथ होता है तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा और पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन इसमें ये सिर्फ बातों की हद तक रहेगा। अमली तौर पे यही सियासी जमातें जो हैं कभी भी इंतखाबी इस्लाहत इस मुल्क में आने नहीं देंगी, क्योंकि मौजूदा जो इंतखाबी ढांचा है वो इनको जो है वो सपोर्ट करता है, इनको सूट करता है। कि इस ढांचे के अंदर, इस तरीक़ेकार में जो है वो बहुत सारे चोर रास्ते हैं, तो ये चोर रास्तों को सियासी जमातें कभी भी बंद नहीं होने देंगी। सही जी, आमिर साहब। देखें, जो इस वक्त हुक्मरान पार्टी का रवैया है ना, उससे तो हिज़्ब इख्तलाफ का तामुन मिलना नामुमकिन है। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर CBM लेने पड़ेंगे। कोई CBM NRO नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स हैं आपका रवैया, आपका हिज़्ब इख्तलाफ से बातचीत का तरीका, आपका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने का फ़ैसला, उसको तब्दील करना होगा। स्पीकर को वो बाइख्तियार स्पीकर बनाना होगा कि अगर उसे कोई फ़ैसला लेना पड़े तो वो वेट ना करे, वो फ़ैसला कर ले। आपने तो उसके हाथ बांध दिए हैं। आज भी हमारी बाबर अवान साहब से, शिबली फराज से और यूसुफ बेग मिर्ज़ा, फैसल जावेद, सबसे हमारी मीटिंग हुई। दोपहर को हम बैठे रहे उनके साथ बड़ी देर। वो कह रहे थे कि नहीं, हिज़्ब इख्तलाफ ऑफ द रिकॉर्ड तो हमसे बात कर रही है लेकिन फ्रंट पे नहीं कर रही। वो एक पैकेज लेना पूरी सूबे का लेके आना चाह रहे हैं और वो ओवरसीज़ जो PTI की अपनी विकेट है उसके ऊपर बात करना चाहते हैं, मखसूस चीज़ों पर। भाई 72 नशिस्तें पिछले 5 साल में जो पिछली हुकूमत थी जिसमें PTI बैठी रही, इंतखाबी इस्लाहत पे हुई, इन दी एंड PTI बाइकाट कर गई। अगर ये चाहें, सिर्फ CBM ये देना है कि आप हिज़्ब इख्तलाफ को ड्यू रिस्पेक्ट देंगे जो उसकी पार्लियामेंट में बनती है, तो जवाबन आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। ये मुमकिन ही नहीं है। आप बिल्कुल क्लियर कर दें कि जी ये सारा मीडिया साथ बैठेगा हमारे, ये वॉच करेंगे इन कमेटियों को कि हम बात क्या कर रहे हैं। देखें, पता चल जाएगा ना कि कौन भागता है उस बात से। मीडिया को बिठाएं और सुनाएं उनसे। मीडिया पाबंद हो जाएगा कि जब तक आप एक दूसरे से धोखा नहीं करेंगे हम खबर भी नहीं देंगे, लेकिन हम आपको चेक करेंगे। ये हो सकता है, ऐसा हुआ है, लेकिन उससे रवैया पता चलेगा दोनों का, हुकूमत का भी, हिज़्ब इख्तलाफ का भी। ये जो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम हिज़्ब इख्तलाफ के साथ बातचीत करना चाहते हैं, अगले दिन इलेक्शन कमीशन को ठोक देते हैं। इस तरह नहीं होता कि आधे दिन आप कुछ और सोचते हैं, आधे दिन कुछ और सोचते हैं, तीसरे दिन आप फिर एक और तैयारी कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता। स्पीकर को आप बाइख्तियार बनाएंगे और वो मैंडेट के साथ जब बैठेगा वो बताएगा कि जी मैं फिर छुट्टी नहीं कर जाऊंगा, मैं प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं रोकूंगा, क्योंकि ये एक जायज़ डिमांड है। चाहे वो खुर्शीद शाह हों, वो ये शहबाज शरीफ हों या ख्वाजा आसिफ हों, सेशन हों, तो उनको लाना होगा। इस दफ़ा जो आए हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे आए हैं, जो वो वोट डालने आए थे, वो स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर पे इस तरह नहीं आए थे। तो ये चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी आपको, जो पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट है, पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट ने देनी है, स्पीकर ने देनी है, वो आप देंगे, आपको बदले में जवाब मिलता नजर आएगा। ये रिजाइन करते हैं या नहीं करते, ये जब तक सेशन में आ रहे हैं तो इनको भी जवाब देना पड़ेगा हिज़्ब इख्तलाफ को कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर बात करती है, गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसों से मुज़ाकरात की दावत नहीं दिया करती, वो बाकायदा कमेटियां बनती हैं और वो लोगों के घरों पर जाती हैं, बताया करती हैं। इस तरह नहीं होता कि आप टीवी पे आते हैं और अनाउंस करते हैं। इस तरह कोई कमेटी नहीं होती, इस तरह कोई ऑफर नहीं होती। जी आया साहब। अच्छा, दुआ सोच तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ 2 लोगों को तो ख़त लिख दें एटलीस्ट। एक शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, दूसरे बिलावल हैं जो दूसरी बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। इन 2 लोगों को ख़त लिख दें बतौर प्राइम मिनिस्टर कि आए हमारे साथ बैठें, क्योंकि आज उन्होंने वो कहा कैबिनेट में कि जी हम दूसरी इनिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो दूसरी इनिंग में थोड़ा चेंज कर लें। फिर एक को मीडिया टॉक में भी उनको दावत दे दें ख़त लिखने के बाद कि जी हम इनको दावत दे रहे हैं, और उसमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर लें NRO, एक साइड पर रख दें कि जी NRO नहीं देंगे वो, चूँकि वो ज़रूर उन्होंने NRO डालना होता है हर चीज़ में, ना डालें थोड़ी देर के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप शफाफ साफ इलेक्शंस कराना चाहते हैं जिस पे सबको एतमाद हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएं या कुछ और, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो इलेक्शन कमीशन का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो वो तो आपको पसंद नहीं है, आप पूरे इलेक्शन कमीशन से आप इस्तीफे मांग रहे हैं क्योंकि आपको एक फैसला उनका पसंद नहीं आया या दो फैसले पसंद नहीं आए होंगे। तो ये दो अमली सी नज़र आ रही है मुझे इसमें। सही। जब तक इलेक्शन कमीशन को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, जब तक आप जो भी फैसला वहाँ से आएगा उसको तस्लीम नहीं करेंगे और अपोजिशन को बराह रास्त दावत नहीं देंगे, तब तक मैं नहीं मान सकता कि आप बहुत संजीदा हैं इस मामले में। मेरा ख्याल आपको अपनी अदाओं पे भी गौर करना चाहिए। जी इलियास साहब। देखिए जी, बड़ी अच्छी बात है इस पर जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, ये बड़ी ज़रूरत है क्योंकि देखें इंतखाबी इस्लाहात ना होने की वजह से ये जो सारे मसले बने हुए हैं कि डस्का का इलेक्शन, फिर सेनेट का इलेक्शन, तो ये जो इंतखाबी इस्लाहात अगले जनरल इलेक्शन होने जाने उससे पहले तमाम पार्टियों को, अपोजिशन को ये नहीं चाहिए कि बाइकआउट करें, आना चाहिए, अपना भरपूर कमेटी में आना चाहिए, अपने रिफॉर्म्स के लिए, अपनी इस्लाहात, अगर उनकी बात ना मानी जाए तब जाके बाइकआउट करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो उसी तरह मसला जू का तू रहेगा। अब देख लें, अगर ये इस्लाहात ना होने की वजह से देख लें डस्का में फायरिंग हुई, इस तरह के तो अगले जो जनरल इलेक्शन है उसमें ये जो है सूरत हाल उसको कंट्रोल करने के लिए जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म जो कह रहे हैं कि जो भी जिस तरह भी करें उसमें कम से कम साफ व शफाफ तरीकाकार हो किसी पर उंगली उठाने के लिए। सबसे बड़ी बात जिस तरह सब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार होना चाहिए, जिस तरह कह रहे थे स्पीकर को जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है उसको भी बाख्तियार होना चाहिए, खुद फैसले करने चाहिए बजाय कि ना वो डिक्टेशन ले। इस तरह इलेक्शन कमीशन अगर अपने फैसले खुद कर रहा है तो उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, बजाय उसको एहतराम देना चाहिए इदारे को। अदारा अगर गलत कर रहा है तो फिर वो उसको देखा जाए, लेकिन बजाय कि उसको हम इस तरह दबा के प्रेशराइज सियासी दबाव का शिकार करें, इस तरह नहीं चलेगा सिलसिला। इसको बेहतर करने के लिए, उसको बिल्कुल बाख्तियार बनाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन होने उससे अगले जो अवाम के वोट हैं उससे जो मुंतखब नुमाइंदे आने हैं तो वो जो तमाम जो सूरत हाल है उसको अवाम की राय उनकी मंगों के मुताबिक उनके नुमाइंदे मुंतखब होने चाहिए साफ व शफाफ तरीके, बजाय किसी और तरीके से जो लूप होल्स होते हैं और इसी तरह जो मसाइल पैदा होते हैं वो बाद में जो मसाइल पैदा होते हैं वो जाके तंग करते हैं और अवाम की जो मसले हैं वो हल नहीं हो सकते। ठीक है, आप देख लें हमारा सिस्टम सारा बिल्कुल इस टाइम कोलैप्स हुआ है। सही हो गया जी। शकील अंजुम साहब। दुआ, देखिए बात ये है कि अगर तो वाकई हुकूमत संजीदा है और वो ये चाहती है कि अपोजिशन के साथ मिल बैठ कर इंतखाबी इस्लाहात करे, तो सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि वो अपोजिशन को तस्लीम करे और इस बात को जहन में रखे कि अपोजिशन जो है वो एक हकीकत है और जो भी मसाइल हैं पार्लियामेंट के हवाले से या कवानीन आइन के हवाले से, तो उसके हल के लिए जब तक आप अपोजिशन को साथ नहीं बिठाएंगे उस वक्त तक मामला जो है वो हल नहीं हो सकते। ठीक, आप यही देख लें कि सेनेट इलेक्शन था तो उसके मुताबिक आप देख लें कि किस तरीके से शोर मचाया गया हुकूमत की जानिब से कि ओपन होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए, और जब इलेक्शन हो गया तो उसके बाद अब मुकम्मल खामोशी है। अब इंतखाबी इस्लाहात की बात की जा रही है तो बिल्कुल इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, वरना हर इलेक्शन पर जो है कोई ना कोई इतराज़ उठता है। कभी कहा जाता है ये आरओ का इलेक्शन है, कभी कहते हैं आरटीएस सिस्टम बैठ गया है, कभी कुछ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। बिल्कुल तो उन तमाम मसाइल को हल करने के लिए अगर अपोजिशन की ज़रूरत है, हुकूमत ये समझती है, वाकई संजीदा है और वो चाहती है कि 2023 का इलेक्शन जो है वो बेहतर तरीके से हो और वो शफाफ हो, तो उसके लिए फिर अपोजिशन को जो है वो बिठाया जाए और जो कमेटी आप कहते हैं कि बना दी है या बनाने जा रहे हैं तो उसके जो अरकान हैं बिल्कुल उनके साथ मामलात को बैठकर तय किया जाए। और फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपने एक इलेक्शन पर अगर वाकई जो इलेक्शन कमीशन है उसने सही फैसले किए, मेरिट और कानून के मुताबिक किए और उन फैसलों की तायद आज आपकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी और उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट पेश की उसी की रोशनी में जाहिर है फैसला किया गया, क्योंकि अदालत जो है वो शवाहिद देखकर फैसला करती है। तो उन शवाहिद की रोशनी में अदालत ने फैसला किया तो आपको फिर ये भी करना पड़ेगा कि जो इदारे हैं उनको अपना काम करने दें, उनको मजबूत करें। अगर इदारे मजबूत होंगे तो मैं समझता हूँ कि तमाम मामलात खुद ब खुद हल हो जाएंगे, बेहतर तरीके से चलेगा। आपका पॉइंट तो आ गया। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल है, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में तशवीशनाक हद तक इजाफा सद्देबाब कैसे हो सकता है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू हो गए। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता साल शहर कायद में तकरीबन 79,000 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इन वारदातों में 225 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत से शहरियों को महरूम कर दिया गया, जबकि रवां साल के पहले 2 माह में स्ट्रीट क्राइम्स की 11,000 से ज़्यादा वारदातें हुई हैं, जिनमें 62 शहरियों की जानें चली गई हैं। फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है, इसका सद्देबाब कैसे हो सकता है? देखिए, ये जो स्ट्रीट क्राइम होता है, ये दहशतगर्दी की पहली और बुनियादी जो है वो तरबियतगाह होता है। यहाँ पे जो है आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल होते हैं, अगर उनको दहशतगर्दी की आगाज़ जो है वो अपने स्ट्रीट क्राइम से ही करते हैं। उस पर ऐसा लगता है कि कराची में जो है हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद जो है वो इसी काम के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। पूरे शायद ही शहर की ऐसी कोई गली हो या शायद ही शहर का कोई ऐसा फ़र्द हो जो स्ट्रीट क्रिमिनल का जो है वो निशाना ना बना हो। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर हुकूमत की तरफ से कभी भी जो है, हुकूमत भी हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से भी कभी भी स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए जो है वो संजीदा जो है कोशिशें नहीं की गई। इतने सफाक और बेरहम ये स्ट्रीट क्रिमिनल हैं कि बाप के सामने बेटे को गोली मार देते हैं, बेटे के सामने बाप को गोली मार देते हैं, माँ के सामने की बेटी को गोली मार देते हैं। और ये वाकयात जो है शहर के अंदर रोजाना की बुनियाद पर होते हैं और सुबह और शाम होते हैं। सुबह का वक्त हो, रात का वक्त हो, किसी पैर भी जो है ये शहर जो है स्ट्रीट क्रिमिनल से जो है इस वक्त जो है महफूज नहीं। और ऐसा कभी कभी तो ये महसूस होता है कि शहर का जो इंतजामी कंट्रोल है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथ में, ये जिस शहर को, जिस इलाके को चाहे आम आदमी को जो है इलाके को या फर्द को जो है यलगमाल बना लेते हैं, पूरी गाड़ियों को यलगमाल बना के आगे ले जाते हैं, लूट मार करते हैं। लेकिन कभी भी हुकूमत की तरफ से स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने के लिए जो है संजीदा कोशिशें नहीं की गई। और हैरत अंगेज़ बात यह कि जब स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा भी जाता है तो चंद दिनों के बाद वो बाहर आ जाता है। और ऐसे एक नहीं लातादाद वाक़यात हैं, जब वो बाहर आता है तो मज़ीद मुनज़्ज़म अंदाज में गिरोह की शक्ल में जो है वो ये काम करना जो है वो शुरू कर देता है। अगर कराची से स्ट्रीट क्राइम को खत्म करना है तो सरसरी समाज की फौरी अदालतें बनानी होंगी, सख्त तरीन सजाएं देनी होंगी और समाजी इंसाफ और बेरोजगारी के खात्मे के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो बेरोजगारी और जो है गुर्बत भी है। जी ब्रिगेडियर साहब, और देखें, ये लाहौर में काफी हद तक कंट्रोल इसलिए पा लिया कि वहाँ पर बड़ा अच्छा सेफ सिटी का सिस्टम चला दिया। डिस्पाइट द फैक्ट कराची सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जहाँ पर आपके सामने जो हालात हैं पहले थे अब हैं, तो क्यों नहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ को सेफ सिटी, कैमरे नहीं लगा सकी, मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल रूम नहीं बना सके हैं। दिस शोज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड मेंटल रिजॉल्व। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर MQM लंदन भी है, TPP है, रॉ का क्लियर इंटरेस्ट है, सब मिल के इस शहर को जो है वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ताकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, CPAC भी डिले हो, ये भी फैक्टर है। और जैसे फैसल ने बात की सोशो इकोनॉमिक रीजन, आपने नया डेवलपमेंट की है ना, लोग पढ़े लिखों बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जब उनके पास जॉब नहीं होगी तो ज़ाहिर है वो स्नैचिंग करेंगे, डिकॉल्टी करेंगे, दे विल फॉल प्रे टू दिस। जो आपके मुल्क दुश्मन नासिर है उनको उनके वो पैशन को देते हैं, उस पर फंस जाते हैं। सो इसका हल ये है कि पोलिटिकल डिफरेंस, पीपल्स पार्टी, MQM और PTI, इनका भी आपस में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एवरीबॉडी हैव टू सिट डाउन, वर्क अ प्लान, सेफ सिटी को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें ताकि जो भी मुजरिम उसको पकड़ा जा सके। ठीक है जी, शकील अंजुम साहब। दुआ, देखिए ये मसला सिर्फ कराची शहर का नहीं है, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है बल्कि एक मुल्क है, तो इसलिए वहाँ पर अदाद शुमार बहुत ज़्यादा हैं स्ट्रीट क्राइम के। लेकिन अगर आप पंजाब की सूरत हाल देखें या पाकिस्तान के दीगर शहरों की सूरत हाल देखें, उनका डाटा लें तो वहाँ पर भी सूरत हाल इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी, यही सूरत हाल है। और वजूहात, मोटी मोटी वजूहात तो ये हैं कि जाहिर है कि मुल्क के अंदर जो है मुआशी इस्तेहकाम नहीं है, और फिर जो हमारा अदालती निज़ाम है वहाँ से जो पकड़े जाते हैं लोग, उनको सज़ा ना मिलने की वजह से मेरा ये ख्याल है कि ये तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। और ताज़ा मिसाल उज़ैर बलोच की है, आप देख लें कि इतने मुकदमात होने के बावजूद वो काफ़ी सारे मुकदमात में बरी हो गया और आगे भी लगता है कि बाइज्जत बरी। देखें जी, रावलपिंडी में 20,000 वारदातें एक साल में हुई, 30-40 रोज़ाना हो रही हैं पिंडी में, और 20,000 एक साल में हुई। इस्लामाबाद में 27 तक डेली वारदातें। ये सीधी सी बात है कि जब लोग भूखे मर रहे हैं वो कर रहे हैं, और इस्लामाबाद शहर तो कैमरों में घिरा हुआ है, इसके बावजूद काबू नहीं है। 12,000 की नफरी, जिसमें से 3,000 सिर्फ क्राइम रोकने पे और 9,000 VIPs की सिक्योरिटी पे हैं। ये है शहर, ये है इस्लामाबाद। जी इलियास साहब। देखिए जी,
सिंध में इसलिए, कराची में इसलिए वारदातें ज़्यादा हैं क्योंकि बड़ा शहर है, उधर कोई ऐसी इस्लाहात नहीं लाई पुलिस में या इसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए गए। ये तो कुछ रिपोर्ट हो रही हैं जो ऐसी हैं जो रिपोर्ट नहीं होती, जिसमें मर्डर्स होते हैं। इसी तरह जो लाहौर में कह रहे थे, तो वो लाहौर में जहाँ कैमरे लगे वहाँ से वारदात कम हुई है, जहाँ कैमरे नहीं लगे वहाँ वारदात बढ़ गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल मुल्क भर में पाई जाती है। इसके लिए वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट कह रही थी कि इस्लाहात लाई जाएँ। इस्लाहात अभी तक पुलिस में रिफॉर्म्स कुछ नहीं हुई, ना सिंध में हुई ना पंजाब में हुई। जूं के तू सही। अयाज खान साहब, सबसे बड़ा मसला तो वही है, बेरोजगारी है और ज़ाहिर भूख से लोग मर रहे हों तो फिर यही किया है। और दूसरा जो मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज़ होते हैं पूरी दुनिया में होता है, इसके लिए विल चाहिए होती है आपको ख़त्म करने के लिए। ठीक है जी, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ये था आज एक्सपर्ट्स। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।